गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो तीसरा लेक्चर सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यू गो थ्रू द माय यूट्यूब चैनल, देयर यू विल फाइंड द लेक्चर विच इज अपलोडेड। आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, स्कूल ग्रुप टू, राइट। सो थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ तक हम शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक हम लोग देख चुके थे। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ उसको। क्या था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में? दिस इज ये फोर्स था, ये लेंथ L हुआ, दिस इज फाई, ये x जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो शियर मॉडुलस क्या था? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियर stress upon shear strain, which is equals to F tangential by area upon phi। और यहाँ से अगर देखें तो tan phi is equals to x by L phi, if phi is very small, phi is equals to x by L। अगर ये वाला वैल्यू हम फाई का पुट कर दें यहाँ पे, एफ टेंजेंशियल बाय ए बाय एक्स बाय एल, और एक्स मीन्स चेंज इन लेंथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एफ टेंजेंशियल इंटू एल बाय ए एक्स, दिस एक्स इज चेंज इन अपर फेस। और ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि फाई जो होगा वो हमेशा ऑलवेज रेडियन में लेना है। एंगल ये नोट में लिख लेंगे, नोट में एंगल ऑफ शियर इज ऑलवेज टेकन इन रेडियंस। ये नोट में हम लोग लिख लेंगे, एंगल ऑफ शियर जो होगा वो हमेशा रेडियन में ही लेना है। तो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, और तीनों के लिए हम लोग ये मॉर्निंग में भी मैंने बताया था आपको। अब हम बल्क मॉडुलस और इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे बल्क मॉडुलस कहाँ डिफाइंड है, कहाँ नहीं डिफाइंड है, और उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में हम जो बनाते हैं, सबसे पहले मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल हमारे पास क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आइडियल रिजिड बॉडी। आइडियल रिजिड बॉडी। पहला हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस सॉलिड के लिए डिफाइंड है, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए नहीं डिफाइंड है। मॉडुलस सॉलिड के लिए, बल्क मॉडुलस भी डिफाइंड है। और थर्ड शियर मॉडुलस, वो भी सॉलिड के लिए डिफाइंड है। शियर मॉडुलस सॉलिड के लिए डिफाइंड। लिक्विड के लिए यंग्स मॉडुलस और ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। गैस के लिए भी सेम, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और ये तीनों के लिए, आइडियल रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट। क्यों ऐसा होगा पहले देखिए। आइडियल रिजिड बॉडी में ना कोई एक्सपेंशन होगा ना कोई कंप्रेशन होगा, तो उसके लिए ये एक्सपेंशन के लिए ही डिफाइंड है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जब होगा ही नहीं तो वो वहाँ, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दी। एक क्वेश्चन है मेरा शियर मॉडुलस से, टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स, two parallel
opposite force, each of magnitude 4000 Newton, each of magnitude 4000 Newton are applied tangentially, are applied tangentially, are applied tangentially, are applied tangentially to the upper and lower faces, to the upper and lower faces of a cubical block of side 25 centimeter, of side 25 centimeter. If the shear modulus of metal is, if the shear modulus of metal is 8 into 10 to the power 10 Pascal, then the displacement of the upper surface, then the displacement of upper surface relative to the lower surface will be upper surface का lower surface. तो shear क्वेश्चन क्या है? Two parallel opposite forces each of magnitude 4000 Newton are applied tangentially and lower faces of a cubical block of side 25 centimeter. If the shear modulus is given 10 to the power 10 Pascal, then the displacement of upper surface. तो shear modulus क्या होता है? Shear modulus is equals to shear stress by shear strain, F by A into phi, or we can write FL by A delta L. Shear modulus की वैल्यू हमें given 8 into 10 to the power 10 Pascal, force that is given 4000 Newton, length is given 25 centimeter, area भी हमें given है 4000 upper faces of a cubical block. तो cubical face के लिए एरिया क्या हो जाएगा? 25 10 to the power -2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये निकालना है. एक से ये वाला कैंसिल कर दीजिए पूरा. 8 इंटू 10 to the power 10, 25 10 to the power -2 by 4 10 to the power 3, तो ये 2. 50 10 to the power 10 10 to the power -5, so 5 10 to the power 6 meter. This is the value of displaced delta L. डेल्टा एल इधर जाएगा, सॉरी डेल्टा एल निकालना है हमें. तो डेल्टा एल इसका वैल्यू 1/a कर देंगे, है ना. ये डेल्टा एल नहीं है. डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1/5 10 to the power 6, that is 0.2 10 to the power -6, so 2 into 10 to the power -7. This much is the surface is displaced. यहाँ पे ये किसी क्योंकि डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ मैंने इसको डिवीजन में नहीं लिया है ना, तो मैं 1/डेल्टा एल यहाँ पे आया. दिस इज 1/डेल्टा एल. हमें डेल्टा एल चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है. सो दिस इज आवर shear strain. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नोट कर लेंगे इसको. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन.
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में हमेशा, ये क्लास 11 के एग्जाम में। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, स्ट्रेचिंग वायर, और इसी को आप लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक वायर है, जिसका लेंथ L है, और अगर हम इसमें F1 अप्लाई किए तो ये जो लेंथ है दिस इज X, चेंज लेंथ X, ठीक है। When a wire of length L, when a wire of length L is stretched by an external force, it is stretched by an external force F, then what has to be done? Against the resisting force. This work is stored. This work is stored as potential energy of wire. एक वायर है जिसका लेंथ L है, अगर हम उसको स्टोर किए, स्ट्रेच किए, फोर्स अप्लाई करें, तो ये एक वर्क डन जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही बेसिकली हमें एनर्जी निकालना है। सो फॉर वायर और स्प्रिंग, वायर और स्प्रिंग, वर्क डन इज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी which is half kx square, half kx square. For wire, यंग्स मॉडुलस मेरा क्या होता है, फोर्स डेल्टा है, ठीक है। तो जो की जो हो जाएगा, दिस की इज इक्वल्स टू y a by l, y a by l, this is force. So for wire, work done is equals to potential energy is equals to half k. K is nothing, this is k, क्योंकि वर्क डन के लिए अगर हम कंपेयर करेंगे स्प्रिंग फोर्स से तो k x, ठीक है, तो k और x जो वैल्यू होगा ये k इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस a by l। तो हम क्या लिखते हैं, k के बदले यंग्स मॉडुलस a by l इंटू x, इलोंगेशन डेल्टा a का होल स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 यंग्स मॉडुलस a डेल्टा l by l
और ये एक डेल्टा एल हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो एफ बाय ए वाई डेल्टा एल वाई डेल्टा एल और एल वाई डेल्टा एल। अब हम इसको फोर्स को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, फोर्स वाई डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, वाई डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ ये हाफ एफ डेल्टा एल, हाफ एफ वाई ए डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। और अब मैं इसको हाफ फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा एल, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, एरिया के लिए। तो डेल्टा एल बाय एल ये वैल्यू जो होगा मेरा, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया 1/2, दिस मच इज स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, और ये डेल्टा एल नहीं ए इंटू एल, दिस इज वॉल्यूम, ठीक। तो मेरा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया ये आया, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, इलास्टिक पोटेंशियल यंग्स मॉडुलस वाई ए बाय एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर, डेल्टा एल ए किसको दे दिए, ए किसको दे दिए, देखिए वाई ए डेल्टा एल बाय एल दैट इज फोर्स एफ डेल्टा एल, और फोर्स एरिया से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारा एरिया के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, और ये वॉल्यूम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा आ गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और अब हम क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें लिखना जाए तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यहाँ से वॉल्यूम कहाँ आ गया ये, और दिस इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब हम स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो हम स्ट्रेन के प्लेस पे स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस अगर पुट करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, स्ट्रेस तो है ही और स्ट्रेन के बदले हम लिख दिए स्ट्रेस बाय वाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम इसको एक स्ट्रेस के टर्म में ये हो गया, स्ट्रेन के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन के टर्म में जब हम इसको लिखने जाएंगे तो स्ट्रेन के टर्म में मेरा वैल्यू क्या होगा देखते हैं, स्ट्रेन के टर्म में वैल्यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2, स्ट्रेन तो रहेगा ही, स्ट्रेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस की जगह पे जब पुट करेंगे तो 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों में स्ट्रेस का से बस स्ट्रेस के टर्म में डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के टर्म में मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं।
This is elastic potential energy density per unit volume. तो ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। डेरिवेशन जरूर करना है ना, हर तरीके के एग्जाम में, आइदर इससे न्यूमेरिकल या जब बॉडी की क्लास 11 का एग्जाम होता है तो ये डेरिवेशन में पूछा जाता है। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में Young's modulus of elasticity of brass is 10 to the power 11 Newton per meter square. The increase in its energy on pressing a rod of length 0.1 meter and cross sectional area 1 centimeter square. Cross sectional area 1 centimeter square made up of brass with a force of 10 kg along its length. With a force of 10 kg. With a force of 10 kg along its length. Will be. So increase in energy हमसे पूछा जा रहा है और हमें गिवन क्या दिए हुए, increase in energy चल जा रहा है। increase in energy 1/2 F delta L। अब अगर मैं इसको 1/2 F delta L को यंग्स मॉडुलस से अगर मैं यूज कर लूँ ये डेल्टा L by L, तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL by A यंग्स मॉडुलस, FL by A इंटू यंग्स मॉडुलस। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करते हैं। यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी। तो टेन इंटू 0.1 मीटर 10 to the power 11। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें गिवन है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे 10 to the power 10। फोर्स का वैल्यू अगर हम यूज करें यहाँ पे, लेंथ विल बी with a force of 10 kg, the force of 10 kg along its length, brass with a force of 10 kg along its length, F square 10 whole square into that length length will be, length ही निकालना है, upon 10 to the power यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 10 to the power 11 and area that is
1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। एफ स्क्वायर द लेंथ विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर। सो लेंथ यहाँ पे है 0.1 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग लेंथ। ये क्या हो जाए 1/2 10 स्क्वायर 10⁻12 इंटू 10⁻⁻⁴, so 1/2 10⁻2 10⁻8 1/2 10⁻⁻6। 10 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल। दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू यंग्स मॉडुलस से ये सारे डेटा गिवन था। फोर्स गिवन है हमें 10 kg, फोर्स ऑफ 10 kg, लेंथ 0.1 मीटर गिवन है, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस पे गिवन है। तो इंक्रीज इन एनर्जी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ये एनर्जी स्ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है। एक नोट में हम लोग लिख लेंगे नोट में हम कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखने के लिए लिखते हैं। This slope is equals to tan theta is equals to E, that is coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity. दूसरा stress strain curve, stress strain curve area of stress strain curve, area of stress strain curve gives us potential energy density, potential energy density। एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें क्या दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये हमें दोनों क्वेश्चन के लिए याद रखना है इस श्लोक में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइजन्स रेशियो। denoted by sigma. It is the ratio of the thin elastic unit the ratio of lateral strain to longitudinal strain, lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio. Sigma is equal to lateral strain to longitudinal strain. So sigma is equals to minus
ये मार्कर की बात है, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसका डायमीटर अगर ये इंक्रीज हुआ तो डायमीटर कम होगा, तो द डायमीटर में जो चेंज होगा या रेडियस में जो चेंज होगा दैट इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन, और लेंथ में जो चेंज होगा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस डेल्टा आर डेल्टा एल है ना, और इसके वैल्यू थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली फिक्स होती है, वो हमें याद रखना है। इस पॉइजन्स रेशियो -1 to 0.5 थ्योरेटिकल वैल्यू, और नेक्स्ट जो है सिग्मा इज नियरली इक्वल्स टू 0.2 से 0.4, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर हम एक रॉड लेते हैं, डायग्राम वाइज देखें, ये अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई किए तो ये क्या होगा, इसके जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये डेल्टा एल हुआ, ये एल हुआ, ये आर हुआ, और ये वाला जो वैल्यू हो गया दैट चेंज क्योंकि आर में चेंज डेल्टा आर। तो अगर डायमीटर में चेंजेस हो तो लैटरल, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो, और वो हमारा ये डायमीटर पतला हो, ये डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच होती है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है 0.2 से 0.4 के बीच होती है। हमें याद रखना एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आइदर नीट में या जेई में पूछा जाता है, और वो रिलेशन हम याद रखेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट, बस इसको नोट कर लेंगे, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है वो रिलेशन डायरेक्ट। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, इन चारों का रिलेशन क्या क्या? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, इन चारों का रिलेशन क्या है वो जनरली पूछा जाता है। तो मैं रिलेशन चारों का लिख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, K, शियर मॉडुलस and sigma. First relation, Young's modulus is equals to 3K 1 minus 2 sigma. दूसरा रिलेशन है Young's modulus 2 1 plus sigma, और तीसरा रिलेशन है 9 upon Young's modulus is equals to 3 by eta plus 1 by k। ठीक है, ये तीन रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है, और इसको आप याद रखिए, है ना, इसको आप याद रखिए। ये एज इट इज पूछा जाता है, ये ऑप्शन में गिवन होगा, हमें वेरीफाई करके सॉल्व कर लेना होगा या स्टेटमेंट से मैच कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और ग्राफिकल एनालिसिस। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और ग्राफिकल एनालिसिस, ये नोट हो गया है।
Draw the graph. This D is Vector stress. B is elastic limit. A is proportional limit. ठीक है, तो बेसिकली यही ग्राफ लास्ट है और इसको करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। तो वन बाय वन जो पॉइंट्स है उसको हम लोग लिखते जाते हैं या नोट करते जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन द रीजन O to A, in the region O to A, the curve is linear. The curve is linear. Hooke's law is obeyed. Hooke's law is obeyed. In this region, the solid behaves as an elastic body. In this region, the solid behaves as इलास्टिक बॉडी। देखिए O to A, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रीजन हुआ नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रीजन हुआ, तो इन द रीजन O to A, Hooke's law is valid. कर्व लीनियर है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो Hooke's law is obeyed। और ये सॉलिड यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, इलास्टिक बॉडी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, A to B। इन द रीजन A to B, region A to B, stress and strain are not proportional. Stress and strain are not proportional, but body regain its original shape. But body regain its original shape, but body regain its original shape and size, when the load is removed. Point B is called elastic limit. 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 Third point, B तक हम लोग आ गए। If the load is increased further, if the load is increased further, stress develop increases rapidly. Stress develop increases rapidly. Stress develop increases rapidly than strain. ठीक है,
चौथा पॉइंट जो होगा हमारा, मतलब बी क्या है, स्ट्रेस डेवलप जो है वो स्ट्रेन के रैपिडली इंक्रीज करेगा स्ट्रेन। फोर्थ पॉइंट, इन द रीजन बी टू डी, इन द region B to D, when load is removed, when load is removed, the body does not regain its original dimension. The body does not regain its original dimension. The body does not regain its original dimension. Even when stress is zero, even when stress is zero, the strain is not zero. The material is said to have permanent shift. The material is said to permanent shift. The region beyond point P is known as plastic region. The region beyond प्लास्टिक रीजन। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, पॉइंट सी corresponds to ultimate tensile strength. Point C corresponds to ultimate tensile stress, ultimate tensile strength. Beyond this point, additional strain is produced. Additional strain is produced by even a reduced applied force. By even a reduced applied force, and fractures occur at point D. And if plastic region is large, then material will be ductile. अगर plastic region ज़्यादा बड़ा हो, the material is ductile. If the plastic region is large, then the material is ductile. मतलब क्या हुआ कि हम उसका शीट या बना सकते हैं जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा हो। सेवंथ पॉइंट है, if plastic region is small, then the material is brittle. If the plastic region is small, the material is brittle. मीन्स अगर प्लास्टिक रीजन जितना छोटा हो वो उतना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होगा वो जितना ही डक्टाइल होगा। ये पूरा ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का ग्राफिकल एनालिसिस है, जिसमें हम लोग सारे पॉइंट्स को यहाँ मैंने नोट कर दिया, ये आप लिख लेंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट है जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है जहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, दिस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, सो
नेक्स्ट और लास्ट जो है फॉर सम इलास्टिक रीजन नोट मेकिंग फॉर सम materials elastic region is very large. Elastic region is very large and the material does not obey Hooke's law, and the material does not obey Hooke's law over most of the region. These are called elastomers. ये डिफिनेशन याद रखना है. एग्जाम्पल रबर टिश्यू ऑफ एओर्टा. ग्राफ इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ इसका जो होगा लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारा इलास्टोमर्स का रहेगा. इसके लिए जिसका इलास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो एग्जैक्टली हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा हो इंटायर रीजन के लिए, दैट इज नोन एज इलास्टोमर्स. और ये बेसिकली हमारा सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इतना ही पढ़ना है. ऑलमोस्ट जो था वो मैंने उसको खत्म कर दिया है. आप लोग जब भी टाइम मिले उसका नोट्स बना लीजिए. मैं अपलोड कर दे रहा हूँ लेक्चर, नोट्स बना लीजिए और वीडियो देख लीजिए. थैंक यू.